एक ऐसी दुनिया में जहां नियम रोज बदल रहे हैं, लड़ाइयां अचानक शुरू हो जाती हैं और एक शहर का वायरस पूरी दुनिया को घर में बंद कर सकता है, वहां भारत अपना रास्ता कैसे खोजे? इस सवाल का जवाब हमारे आज के लेखक के अनुसार किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट या सरकारी दस्तावेज में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक महाकाव्य में छिपा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2022 में कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। हाँ, ये बयान तो बहुत चला था। और ये बात दुनिया भर में गूंजी थी। लेकिन उसके बाद के 2 सालों में हमने क्या देखा? यूक्रेन में युद्ध, पश्चिम एशिया में हिंसा और कोविड जैसी महामारी का असर। दुनिया और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, पूर्व बनाम पश्चिम, उत्तर बनाम दक्षिण। तो ऐसे में आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि इस उथल-पुथल भरी दुनिया में भारत की रणनीति क्या हो। और इसके लिए हम प्रेरणा लेंगे रामायण से। रामायण से? ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भक्ति, आदर्श, धर्म, ये सब बातें आती हैं। आप कह रही हैं कि उसमें आधुनिक जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के सबक छिपे हैं। लेखक का तो यही मानना है। और जब हम इसमें गहराई में उतरते हैं तो ये कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपरा में कूटनीति के 2 सबसे बड़े आइकॉन हैं। कौन? महाभारत के कृष्ण और रामायण के हनुमान। हाँ। आज हम हनुमान के मिशन पर ध्यान देंगे, जिसे लेखक एक डिप्लोमैटिक मास्टर क्लास कहती हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। हनुमान को हम शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। उन्हें एक डिप्लोमैट के तौर पर देखना, ये एक नया नजरिया है। उनके लंका मिशन में ऐसा क्या था जो आज के डिप्लोमैट्स को सीखना चाहिए? देखिए, लेखक उनके मिशन को 3 हिस्सों में तोड़ती हैं और हर हिस्से में एक रणनीतिक सबक है। अच्छा। पहला और सबसे बुनियादी काम था खुफिया जानकारी जुटाना, इंटेलिजेंस गैदरिंग। ओके। वो समझना। ठीक है, ये तो समझ आता है। किसी भी एक्शन से पहले जानकारी इकट्ठा करना तो जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका जला दी। हाँ। क्या ये असल में डिप्लोमेसी है? ये तो सीधा सीधा हमला लगता है। क्या लेखक इसे एक डिप्लोमेटिक एक्शन मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर लेखक का विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। उनके अनुसार ये सिर्फ गुस्सा या बदला नहीं था, तो क्या था? यह एक सोची समझी कार्रवाई थी। अच्छा। जिसे हम नुकसान पहुंचाना या कॉस्ट इम्पोजिशन कह सकते हैं। कॉस्ट इम्पोजिशन? हाँ, हनुमान ने एक अपमान को अवसर में बदल दिया। उन्होंने रावण को एक संदेश दिया कि अगर तुम हमारे एक दूत का अपमान करोगे तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। अच्छा। उन्होंने दुश्मन के मनोबल को तोड़ा और उसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को भी नुकसान पहुंचाया। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। मतलब ये सिग्नल देना था कि हम सिर्फ शांति का संदेश लेकर नहीं आए हैं, हमारे पास ताकत भी है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ आग लगाना नहीं था, ये एक सिग्नल भेजना था। और तीसरा सबक क्या था? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक था मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। हनुमान ने सिर्फ रावण की सेना का आकलन नहीं किया, उन्होंने रावण के दरबार का आकलन किया। उन्होंने रावण के अहंकार को पढ़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने विभीषण जैसे संभावित सहयोगियों को भी पहचाना। हाँ, उन्होंने देखा कि विभीषण धर्म के रास्ते पर है और रावण की नीतियों से असहमत है। सही। और यही विभीषण बाद में युद्ध में सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हुए। बिल्कुल। और ये हनुमान ही थे जिन्होंने वापस आकर राम को विभीषण की ईमानदारी का भरोसा दिलाया था। तो हनुमान से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो बातचीत की टेबल पर नहीं, बल्कि टेबल पर आने से पहले का है। अपने दुश्मन की साइकोलॉजी को समझना, उसके घर में इसके एलियज और दुश्मन पहचानना। हाँ, असली खेल तो पर्दे के पीछे है। लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ दुश्मनों को संभालना तो नहीं होता है ना। कभी कभी सबसे मुश्किल काम तो अपने ही नाराज दोस्तों को मनाना होता है। बिल्कुल। लेखक ने इस पर भी कुछ कहा है। हाँ, और इसके लिए वो 2 और किरदारों का उदाहरण देती हैं, अंगद और तारा। अंगद का मिशन रावण के दरबार में एक क्लासिक माइंड गेम का उदाहरण है। उन्हें शांतिदूत बनाकर भेजा गया था, लेकिन रावण ने उनका अपमान करने की कोशिश की, उन्हें बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया। हाँ, मुझे ये कहानी याद है। उन्होंने कुछ कमाल किया था, है ना? उन्होंने अपनी पूंछ को कुंडली मारकर इतना ऊंचा कर लिया कि वो रावण के सिंहासन के बराबर हो गया। वाह! मतलब बिना एक शब्द कहे उन्होंने बता दिया कि तुम मुझे कम नहीं आंक सकते। That's a power move। हाँ। फिर उन्होंने चुनौती दी कि कोई उनका पैर जमीन से हिला कर दिखाए। जब कोई नहीं हिला सका और रावण खुद आगे आया तो उसका मुकुट गिर गया। अंगद ने वो मुकुट उठाया
और राम की सेना की तरफ फेंक दिया। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। नहीं, ये रावण के दरबार में उसके ही लोगों के सामने उसके अहंकार को चकनाचूर करना था। ये तो दुश्मन से निपटने की बात हुई, लेकिन आपने तारा का भी जिक्र किया। उनकी चुनौती तो अपने ही सहयोगी थे। सही पकड़ा। सुग्रीव, जिन्हें राम की मदद से अपना राज्य वापस मिला था, वो अपना वादा भूल गए थे और भोग विलास में डूब गए थे। और राम ने लक्ष्मण को भेजा, जो गुस्से से भरे हुए थे। बिल्कुल, वो सुग्रीव को दंड देने के लिए तैयार थे। यहाँ पर गठबंधन टूटने का खतरा था। और यहाँ तारा ने आकर स्थिति को संभाला। सामने गलती मानी, जिसे हम तुष्टीकरण या अपीजमेंट कह सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा हाँ, हमसे गलती हुई। हाँ, हम सुग्रीव की तरफ से क्षमा मांगते हैं। दूसरा, उन्होंने सुग्रीव की वफादारी पर जोर दिया, लक्ष्मण को याद दिलाया कि सुग्रीव राम के कितने आभारी हैं। और तीसरा, रुकिए, तीसरा वाला सबसे दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि सेना तो पहले ही इकट्ठा की जा रही है ना। हाँ, उन्होंने हकीकत को थोड़ा सवार कर पेश किया। हाँ। उन्होंने दावा किया कि सीता की खोज का काम पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि शायद जमीनी हकीकत उतनी अच्छी नहीं थी। हकीकत को संवारना, ये तो झूठ बोलने का एक अच्छा तरीका लग रहा है। क्या लेखक ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी में ये जायज है, वो भी अपने दोस्तों के साथ? देखिए, लेखक इसे नैतिक रूप से सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। वो इसे एक संकट प्रबंधन, एक क्राइसिस मैनेजमेंट की तकनीक के रूप में देख रही हैं। अच्छा, तीर को समय दिया कि वो अपनी गलती सुधारें। हाँ, और एक बड़े टकराव को टाल दिया। ये दिखाता है कि अलायंस मैनेजमेंट कितना मुश्किल और जरूरी काम है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी जरूरी मीटिंग से पहले दो टीममेट्स की लड़ाई हो जाए और मैनेजर को आकर सुलह करवानी पड़े। बिल्कुल वही बात है। तो इन प्राचीन कहानियों से आज की दुनिया का क्या लेना देना है? हम हनुमान, अंगद और तारा से सीखकर आज के ग्लोबल संकटों का सामना कैसे कर सकते हैं? सीधा कनेक्शन है। सबक ये है कि हमें खतरों की विशालता को समझना होगा, अपने सहयोगियों को साथ रखना होगा और सक्रिय रूप से समाधान खोजना होगा। और आज का सबसे बड़ा खतरा और अवसर दोनों एक ही चीज है। वो क्या है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। हम इससे बच नहीं सकते। एक दूर के चीनी शहर का वायरस हमारी जिंदगी पे 2 साल तक हावी रहा। सही बात है। यूरोप में एक युद्ध हमारे पेट्रोल और खाने के तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देता है। कोई भी घटना अब कहीं दूर नहीं होती, वो सीधे हमारे दरवाजे पर आ जाती है। लेकिन इसी ग्लोबलाइजेशन ने अवसर भी तो दिए हैं। कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन को ही देख लीजिए। हाँ, वो एक शानदार उदाहरण है। भारत सरकार 70 लाख से ज्यादा भारतीयों को दुनिया भर से वापस लेकर आई। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि भारतीय टैलेंट और लेबर अब ग्लोबल इकोनॉमी का कितना जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अब भारतीय कूटनीति की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। कैसे? पहले डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की मुलाकातें और संधियां होती थीं। अब इसका फोकस आम भारतीय पर है। मतलब विदेशों में काम कर रहे हमारे मजदूरों के लिए बेहतर सुरक्षा, हमारे छात्रों के लिए नए अवसर, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीजा नियम, और हमारे बिजनेस के लिए निष्पक्ष बाजार। हाँ, ये एक दोधारी तलवार है। जो मोबिलिटी कोविड फैलाती है, वही मोबिलिटी लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। इस बढ़ते जुड़ाव ने कुछ नए तरह के युद्ध क्षेत्र भी तो बना दिए हैं ना, ऐसी जगहें जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं था। सही कहा। सबसे बड़ा बदलाव आया है सप्लाई चेन्स में। हाँ, पहले का मॉडल था जस्ट इन टाइम, मतलब जो चीज जहां सबसे सस्ती बने वहां से खरीदो और जरूरत पड़ने पर मंगवा लो। इससे लागत कम होती थी। लेकिन कोविड ने इस मॉडल की पोल खोल दी। बिल्कुल, जब चीन में लॉकडाउन लगा तो दुनिया भर में चिप्स से लेकर दवाओं तक की कमी हो गई। मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने जैसा था ये। बिल्कुल। अब नया मॉडल है जस्ट इन केस। मतलब एक ही देश पर निर्भर मत रहो, अलग अलग देशों से सामान लो, बैकअप प्लान तैयार रखो और अगर हो सके तो कुछ जरूरी चीजें अपने ही देश में बनाओ। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। दुनिया चीन+1 स्ट्रैटेजी अपना रही है और भारत उस 1 की जगह ले सकता है। सही। और सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी PLI जैसी योजनाएं इसी दिशा में एक कदम है। पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने ऑप्शंस खुले रखो। क्या बात है। चाहे वो विभीषण जैसा कोई सहयोगी हो या फिर एक बैकअप सप्लाई चेन। क्या बेहतरीन कनेक्शन जोड़ा है। बिल्कुल यही बात है। और दूसरा नया युद्ध क्षेत्र है डिजिटल दुनिया। हाँ, भारत ने डिजिटल पेमेंट मतलब UPI, स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं की डिलीवरी में जो किया है उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, डेटा सिक्योरिटी। बिल्कुल।
हमारा और आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, उसे कौन प्रोसेस कर रहा है, ये अब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया है। और इसी से जुड़ा है वो बड़ा बदलाव जिसे लेखक अर्थव्यवस्था का शस्त्रीकरण कहते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्यापार, टेक्नोलॉजी, कर्ज, टूरिज्म जैसी चीजें जिन्हें पहले सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखा जाता था, अब उन्हें राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, हमने ये देखा यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट नेटवर्क से कैसे काट दिया गया, उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ लड़ाई में नहीं होता होगा ना, है ना? नहीं, अब ये हर रोज हो रहा है। कभी किसी देश पर ट्रेड सैंक्शन लगाकर, कभी किसी खास कंपनी की टेक्नोलॉजी बैन करके, कभी किसी छोटे देश को कर्ज के जाल में फंसाकर। हाँ, आजकल हर चीज, आपका फोन भी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये तो डरावना है। हम्म। तो इस नए माहौल में एक देश खुद को सुरक्षित कैसे रखे, इसका जवाब क्या है? लेखक कहती हैं जवाब है रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत में हम इसे आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आत्मनिर्भर शब्द को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब दुनिया से कट जाना है, इंपोर्ट्स बंद कर देना है। और लेखक इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि दुनिया से अपनी शर्तों पर जुड़ना है। अच्छा, इसका मतलब है कि जरूरी क्षेत्रों में जैसे दवाइयाँ, रक्षा उपकरण, सेमीकंडक्टर चिप्स, ऊर्जा, इन सब में अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करना, ताकि कोई बाहरी ताकत हम पर दबाव न बना सके। सही कहा। ये दीवारें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपना घर इतना मजबूत बनाने के बारे में है कि वो किसी भी तूफान का सामना कर सके। तो हमने एक अस्थिर दुनिया से बात शुरू की, रणनीति के सबक के लिए रामायण की तरफ देखा और समझा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के खतरों और मौकों के बीच संतुलन बनाना है। अगर सब कुछ समेटना हो तो लेखक भविष्य की दुनिया को कैसा देखते हैं? लेखक कहती हैं कि भविष्य की दुनिया खंडित यानी फ्रैगमेंटेड और चयनात्मक रूप से अलग यानी सिलेक्टिवली डीकपल्ड होगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि सभी देश हर मुद्दे पर एक दूसरे से सहयोग करेंगे। देश अपने हितों के हिसाब से ग्रुप बनाएंगे। कुछ मुद्दों पर अमेरिका से दोस्ती होगी तो कुछ पर रूस से। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर एक ग्रुप होगा तो क्लाइमेट चेंज पर दूसरा। ये एक बहुत ही जटिल और मुश्किल दुनिया होगी। और ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करता है। लेखक बताते हैं कि कैसे एक तरफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एआई, सोशल मीडिया हमें एक ग्लोबल विलेज की तरह करीब ला रही है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ राजनीति, राष्ट्रवाद, सीमा विवाद, व्यापार युद्ध हमें पुराने दिनों की तरह प्रतिस्पर्धी और दुश्मन बना रही है। यही आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर तकनीक हमें जोड़ रही है लेकिन राजनीति हमें तोड़ रही है, तो एक राष्ट्र के रूप में सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? और क्या एक ही समय में आत्मनिर्भर और विश्व मित्र दोनों बनना संभव है? क्या हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करते हुए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए भी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद भागीदार बने रह सकते हैं? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना आज की भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है।